हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज के एग्जाम का जो डेट है वो है 8 जनवरी 2022 एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। ओके, क्योंकि 8 जनवरी के 2 सेट्स थे। फर्स्ट सेट के लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया हुआ है और सेकेंड सेट के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाया है, जो कि है पार्ट 3 और पार्ट 4। और सीटेट ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैंने बड़ी ही अच्छी तरीके से सॉल्व कराया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने एक बना कर रखी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। Okay, so the first question is question number 71. Which of the following statements about forest is not correct? So यहाँ पर 4 statements दी गई है forest के बारे में। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें ढूंढकर निकालना है। So पहला statement कह रहा है forests protect the soil from erosion. So ये तो सही है। Forests help in bringing good rainfall in neighboring areas. ये भी सही है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, ये भी सही है। फोर्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है इन अ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट एंड श्रब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, क्योंकि ट्रीज तो अपर मोस्ट लेयर बनाती है पर श्रब्स नहीं, ये है हर्ब्स। हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। सो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढकर निकालना था, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 ऑफ टुडेज सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशंस हेल्प कैमल सर्वाइव डेजर्ट कंडीशन। सो यहाँ पर 4 एडाप्टेशंस दी गई हैं। इनमें से हमें ऐसी एडाप्टेशन ढूंढकर निकालनी है जो कि कैमल को डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज या फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव लॉन्ग लेग्स, ये तो सही है। दे यूरिनेट अ लॉट, ये रॉन्ग है। दे स्वेट अ लॉट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देयर डंग इज मॉइस्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखिए जो डेजर्ट कंडीशन है उसकी जो क्लाइमेट होती है वो है हॉट एंड ड्राई, राइट। सो अगर कैमल ज्यादा पेशाब करेगा, यूरिनेट ज्यादा करेगा, तो इससे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। सो वो तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। स्वेट अलॉट, यहाँ पर भी वाटर लॉस ज्यादा होगा उसकी बॉडी से, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। देयर डंग इज मॉइस्ट, मतलब उनका जो पूप होता है वो मॉइस्ट होगा, नहीं, ये ड्राई होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन को भी। दे हैव लॉन्ग लेग्स, ये वाला ही सिर्फ सही है। यही कैमल को डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करेगा, क्योंकि लॉन्ग लेग्स हेल्प द कैमल टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। सो क्योंकि वहाँ पर हॉट क्लाइमेट है, सो जो सैंड है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है सुबह के वक्त। सो उससे जो हीट पैदा होती है उससे कैमल की बॉडी को दूर रखता है ये लॉन्ग लेग्स। ओके, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनकी जो यूरिन होती है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, उनका जो डंग होता है वो सूखा होता है, एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है। मैच द नेम ऑफ ग्लैंड्स गिवन इन कॉलम ए with conditions caused due to their irregular functioning given in column B. So हमको कॉलम ए में ग्लैंड्स दिया गया है और कुछ कंडीशंस दी गई है जो कि अगर ये ग्लैंड ठीक से काम ना करे तब होता है, जो कि कॉलम बी में दिया गया है। सो चलिए साथ ही साथ इसे करने की कोशिश करते हैं। थायराइड अगर ठीक से फंक्शन ना करे, थायराइड ग्लैंड, उससे गॉइटर होता है, राइट। सो ए के साथ जाएगा 3। पैनक्रियास अगर ठीक से काम नहीं करता है तो उसके लिए होता है, जो कंडीशन होती है वो है डायबिटीज। सो बी के साथ 1 जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या करता है, स्ट्रेस और एंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर ये ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेटेड ग्रोथ है, ये कंडीशन है। ओके,
सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो जो डी है वो जाएगा 4 के साथ। तो अभी जो हमने मैचिंग की है उसके साथ हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। सो देखिए ए के साथ जा रहा है 3, सो हमारे पास दो ऑप्शन में ए के साथ 3 है, बी के साथ जा रहा है 1, सो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ऑलरेडी बी के साथ 1 यहाँ पर जा रहा है, ए के साथ 3 जा रहा है, सी के साथ 2 जा रहा है और डी के साथ 4 जा रहा है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ईस्ट। सो ईस्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, पर हमें एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढकर निकालना है जो कि सही नहीं है ईस्ट के बारे में। ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दिस इज करेक्ट। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये भी सही है। ईस्ट कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी सही है। Yeast reproduces by fragmentation, this is wrong. Why? Because yeast reproduces by budding. Budding एक asexual mode of reproduction है और जिसके थ्रू yeast अपनी multiple copies बनाते हैं, अपने जैसे दिखने वाले organisms बनाते हैं। So हमें यहाँ पर जो statement गलत है yeast के बारे में वो ढूंढ कर निकालना था। So उस हिसाब से जो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन कह रहा है बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस ऐश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो अगर हम एक पेपर को जलाते हैं और उससे जो राख बनती है, ये जो एग्जाम्पल है ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ये तो सही है क्योंकि हम जानते हैं केमिकल चेंज में एक न्यू प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। और केमिकल चेंज में ये भी होता है कि ए जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे एक न्यू प्रोडक्ट बी बनेगी और बी से ए की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज होता है केमिकल चेंज। और दूसरी बात क्या है, ये जो न्यू प्रोडक्ट बी बना उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ए से टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। सो रीजन कह रहा है बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब ए से बी बन तो गया पर बी से दोबारा ए की तरफ नहीं आ सकता है। सो ये भी सही है। सो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो असर्शन है उसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है ये। यहाँ पर क्या कहा गया है, अ टेस्टर वाज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड एंड इट वाज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर डिड नॉट ग्लो। सो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है कि नहीं उसे टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी बॉडी में एक छोटा सा बल्ब फिट होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है या फ्लो हो रही है तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए तब जाकर कोई बल्ब ग्लो करेगा। पर यहाँ पर कहा गया है कि टेस्टर के अंदर जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया। Which of the following two statements will be able to explain this observation? So यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है A और B, इनमें से कौन सा सही है। So जो स्टेटमेंट A है वो कह रहा है the circuit of the tester remained incomplete, ये तो सही है। The current through the tester was too weak, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि करंट वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर करंट फ्लो कर रही है तो बल्ब जरूर ग्लो करेगी, क्योंकि ये जो बल्ब का ग्लो है ये ऑल और नन को फॉलो करता है। मतलब या तो बल्ब ग्लो करेगी या तो बल्ब नहीं ग्लो करेगी। सो अगर करंट वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है सो बल्ब जरूर ग्लो करेगी। पर अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट इनकम्प्लीट है सो वो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। सो करंट वीक और स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड नहीं करता है कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं।
सो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है और हमको सही स्टेटमेंट ही ढूंढने के लिए कहा गया है। सो उस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, प्लांट्स ऑफ व्हीट एंड ग्रास हैव। व्हीट और ग्रास ये जो दोनों प्लांट है ये मोनोकॉट प्लांट है, राइट। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट। और मोनोकॉट प्लांट में जो रूट टाइप होती है वो होती है फाइब्रस रूट्स, और जो उनकी लीफ में वेनेशन होती है वो है पैरेलल वेनेशन। सो क्योंकि व्हीट और ग्रास दोनों ही मोनोकॉट प्लांट है तो दोनों की ही जो रूट टाइप होगी वो फाइब्रस रूट्स होगी और उनकी लीफ में जो वेनेशन होगा वो पैरेलल वेनेशन होगा। सो उस हिसाब से जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो क्या है, बोथ मतलब प्लांट्स ऑफ व्हीट एंड ग्रास दे विल हैव सेम टाइप ऑफ रूट्स एंड लीफ वेनेशन, क्योंकि दोनों में ही फाइब्रस रूट हो रहा है और दोनों की ही लीफ में क्या वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। सब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में एक टेबल दी गई है। द टेबल गिवन बिलो enlists the properties of 3 materials A, B, C. Which of these materials would you use to make small current rating fuse in a domestic electrical circuit? Okay, so देखिए यहाँ पर हमको टेबल में 3 तरह के मटेरियल दिए गए हैं। मटेरियल है A, B और C। इनमें से कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे एज फ्यूज इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर वो स्मॉल करंट के पासेज को या फ्लो को अलाउ करें। सो जैसे कि हम एक बार देख लेते हैं फ्यूज का काम एक्चुअली क्या होता है, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर। सो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई डैमेज हो या उससे जो फायर हो उसको रोकने में वो मदद करता है। और ये फ्यूज किससे बनता है, it is made from some special material that melts quickly and break when large electric currents are passed through them. So ये फ्यूज किस तरह से काम करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फ्यूज होती है उसकी ऐसी 2 एंड होती है जिससे एक पतली सी वायर जुड़ी होती है, ठीक है। सो ये जो वायर है ये स्पेशल मटेरियल से बनी होती है जो कि जल्दी ही पिघल जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा फ्लो करने लगता है, तो ये जो स्पेशल चीज़ से बनी हुई फ्यूज की वायर है ये हीट अप होती है, ठीक है। ये गर्म होने लगती है और ये क्विकली मेल्ट कर जाती है। मेल्ट करने से क्या होता है कि जो ऐसा कंडीशन हो जाता है, ये जो फ्यूज वाली वायर होती है ये मेल्ट करने से क्या होता है, जो सर्किट होता है वो ब्रेक कर जाता है। सो यहाँ पर देखिए एक गैप बन गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। सो इस तरीके से किसी भी तरह की जो डैमेज है इलेक्ट्रिकल सर्किट या उससे जो फायर हो सकती है इसकी मतलब होने के चांसेस को ये रोक देता है। सो हमें यहाँ से कहा गया है कि हम कौन सा मटेरियल चूज करें आउट ऑफ A, B, C एज अ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि स्मॉल करंट को पास करे। तो स्मॉल करंट मतलब क्या, थोड़े से करंट से क्या होगा, जो हीट पैदा होगी वो भी कम होगी। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें एक ऐसे तरीके का फ्यूज चूज करना है जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस में जो मटेरियल A है उसका 1090 है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब तक वो 1090 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा। जो C है मटेरियल वो 980 डिग्री जब तक नहीं रीच करेगा तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा। और ये जो B है जो मटेरियल है वो सिर्फ 240 डिग्री सेल्सियस रीच करते ही मेल्ट कर जाएगा और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो हमें यहाँ पर कहा गया है स्मॉल करंट रेटिंग फ्यूज। सो उस हिसाब से हमें मटेरियल
बी का इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। सो इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढकर निकालना है। यहाँ पर पहला कहा गया है द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज रेक्टिलिनियर एज वेल एज रोटेशनल। एक बॉल है जो कि ग्राउंड पे रोल कर रही है, उसकी जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है। रेक्टिलिनियर मतलब along a straight path, मतलब एक सीधे रास्ते पर जो मोशन हो, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि अगर बॉल रोल करेगी तो ऑब्वियसली वो जिगजैग मोशन में तो नहीं मूव करेगी, वो सीधे पाथ पर चलेगी। सो ये तो हो ही रहा है। एज वेल एज रोटेशनल, रोटेशनल मोशन क्या होता है कि कोई एक ऐसी सर्कुलर बॉडी होगी, उसकी खुद की एक एक्सिस होगी और इट विल मूव अलोंग इट्स एक्सिस। सो ऑब्वियसली बॉल जब किसी भी डायरेक्शन में रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सिस तो है जिसके बेसिस पर वो रोटेट कर रहा है। सो ये भी रोटेशनल मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग is periodic as well as oscillatory. Oscillatory motion क्या कहलाता है, to and fro motion, मतलब आगे जाना पीछे आना। जब कोई भी बच्चा झूले में झूलता है वो ऑब्वियसली ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन भी होता है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। The motion of a point on a blade of an electric fan is circular as well as periodic. मेरे पास एक फैन की ब्लेड है, उसमें एक मैंने पॉइंट बनाकर रखा है। तो ये जो ब्लेड है, फैन की ब्लेड क्या होती है, वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है, राइट। ये जो पॉइंट है वो भी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, राइट। सर्कुलर मोशन वो एग्जिबिट कर रहा है। और ये जो पॉइंट है इसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, फिर जब ये पूरा घूमकर आएगा दोबारा से वो रिपीट करेगा सेम टाइम में, इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जिस वजह से ये पीरियोडिक मोशन भी है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। द मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन इज ऑसिलेटरी एज वेल एज रेक्टिलिनियर। ये गलत है, क्योंकि आपने देखा है कि जो सीविंग मशीन में जो नीडल होती है वो कैसे मूव करती है, टू एंड फ्रो। ऑसिलेटरी मोशन तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, पर रेक्टिलिनियर मोशन हमने क्या जाना, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर चलने वाले मोशन, मतलब उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। पर सीविंग मशीन की जो नीडल है वो तो अप एंड डाउन मोशन है या टू एंड फ्रो मोशन है। ये रेक्टिलिनियर तो बिल्कुल भी नहीं है। उस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में हमको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। ये जो पैराग्राफ है ये किस तरीके से रेनबो बनती है उसको डिस्क्राइब करती है। कुछ गैप्स है उसे हमें भरना है, ABCDE, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। When sunlight falls on tiny droplets of water, some rays undergo dash at the boundary of two media and split into constituent colors. जब सूरज की रोशनी पानी की छोटी बूंद पर पड़ती है तो कुछ रेस क्या होती है, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, मतलब एयर और वाटर। ये अगर पानी की बूंद है और बाहर मेरा एयर है, क्या हो रहा है, दो मीडियम है, एक है एयर दूसरा है वाटर। जब सनलाइट जब पानी की बूंद पर पड़ती है तो वो क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट करती है, राइट। इट रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एंड स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। सनलाइट का कलर क्या है, हम बोलते हैं इट इज अ वाइट लाइट, राइट। जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पर पड़ती है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में रिफ्रैक्ट करती है, जो कि है विबज्योर। 7 रंग होते हैं ना। रिफ्रैक्शन वाले जो ऑप्शन है उसको हम ऐसे सर्कल कर लेंगे, ठीक है। ए वाला तो दोनों में ही रिफ्रैक्शन बता रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और 4 में। नेक्स्ट बताया गया है डैश कलर डेविएट्स द मैक्सिमम।
कौन सा कलर ज्यादा डेविएट करता है, मतलब लाइट के एंटर करने के बाद कौन सा ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो वायलेट कलर है वो ज्यादा डेविएट करता है। उस हिसाब से देखिए, इस वाले रिफ्रैक्शन में तो रेड बताया गया है, तो ऑलरेडी हमको हमारा जो करेक्ट आंसर है वो मिल गया है, वो है ऑप्शन नंबर 1। वायलेट कलर डेविएट्स द मैक्सिमम एंड इट्स स्पीड इज मिनिमम, सी है मिनिमम। Whereas D यानी कि जो रेड कलर है, इट डेविएट्स द लीस्ट, सबसे कम डेविएट करता है अपने पाथ से, वो है रेड कलर, एंड इट हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फिलअप्स हमने कंप्लीट कर लिया। ए है रिफ्रैक्शन, बी है वायलेट, सी है मिनिमम, डी है रेड और ई है दोबारा से मिनिमम, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी है इजी। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।